हेलो एवरीवन, ब्राइट फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में जो बचा हुआ भाग था, टॉपिक था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, पिछले कक्षा में मैंने निरात्मक शिक्षण के बारे में अच्छे से और डीपली से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। निरात्मक शिक्षण में समस्याओं का कमजोरी, बच्चों को सीखने क्रम में जो गणितीय रूप से जो समस्याएं आती हैं, जो कमजोरियां आती हैं, जो कारण होते हैं कमजोरियों को, उसके बारे में क्या करते हैं, समस्या के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, निरात्मक परीक्षण के द्वारा जो हमको समस्या मिलती है, जो हमको कठिनाइयाँ मिलती हैं, जो हमको उसके बारे में कारण मिलता है, कठिनाइयों का कारण मिलता है, उसके बारे में जो है सो पता तो लग ही जाता है बच्चों को समस्या के बारे में सीखने क्रम में। तो उस समस्या का जो है सो समाधान, उसका निश्चित परिणाम आपको उपचारात्मक शिक्षण में मिलता है। उपचारात्मक शिक्षण का जो है कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में हम जानेंगे। किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? पहला, अध्यापक व छात्र में संबंध स्थापित करना। इसमें शिक्षक और छात्र जो है सक्रिय रूप से किसी भी समस्या का मिलकर समाधान करते हैं। खासकर इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है, वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं और किसी भी समस्या को वो मिलकर समाधान जो करते हैं, तो समाधान करने के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, एक अलग सा संबंध स्थापित होता है। यूनिटी वाला, सक्रिय यूनिटी वाला एक संबंध स्थापित होता है बच्चे और छात्र के अंदर में और शिक्षक के अंदर में। उसके बाद आपका उपचार की योजना स्पष्ट बना लें। किसी भी समस्या का अगर हम समाधान करने जा रहे हैं, किसी भी गलतियों का हम समाधान करने जा रहे हैं, सुधार करने जा रहे हैं, किसी भी कमी को दूर करने जा रहे हैं, उसका उपचार करने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले उसके लिए आपको एक व्यवस्थित, सरल, सुव्यवस्थित ढंग से एक योजना बनानी चाहिए। जो एकदम योजना जो है बच्चों के सामने एक तरह से स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वो समझ विकसित कर सके। उसके बाद है बच्चों की अभिवृत्ति, आयु, योग्यता एवं अनुभव के अनुकूल हो। उपचारात्मक शिक्षण क्या होना चाहिए? बच्चों की अभिवृत्ति मतलब क्या, रुचि, अभिरुचि जो होता है वह आयु, योग्यता और अनुभव के अनुकूल होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने समझ को विकसित कर सकें। आगे आते हैं, शिक्षक को निरात्मक परीक्षण के में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक को जैसे निरात्मक परीक्षण समझ रहा है, जैसे पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था, निरात्मक परीक्षण में बच्चों को क्या होना चाहिए, शिक्षक को क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए कि समस्या क्या है, समस्या कहाँ है, किस जगह पर समस्या है, किस जगह पर बच्चों को कमजोरी है, किस जगह पर कमी है, कहाँ कमी है, और कमी जो है, कमजोरी जो है, समस्या जो है किस कारण से है, इसका पता लगाता है क्या, निरात्मक परीक्षण में। इसमें जो है शिक्षक को दक्ष होना चाहिए कि बच्चों में कहाँ समस्या है, कैसी समस्या है और समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, उसका निदान कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, इस सब प्रक्रिया में शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। उसके बाद है पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, पिछड़े बालकों के लिए कैसा होना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में। तो आते हैं समस्या हल करते समय त्रुटियों की तरफ देखें। मतलब किसी भी समस्या को अगर हल कर रहा है, अगर शिक्षक हल कर रहा है या बच्चे से हल करवा रहा है समस्या को, तो बच्चों को जो समस्या हल करने में गणितीय रूप से जो समस्या हल करते हैं, उस हल करने के प्रक्रम में जो बच्चे जो है त्रुटि कर रहा है समस्या में, इस तरह से माने सूत्र, सिद्धांत या किसी भी प्रत्यय या किसी भी प्रक्रिया में वो बच्चे जो है या किसी समीकरण में अगर गलती कर रहा है तो उसकी ओर इशारा करे। शिक्षक जो है
उस ओर इशारा करे बच्चों को, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसमें सुधार लाइए। उसके बाद है मॉडल, चार्ट और टीएलएम आदि का प्रयोग। मॉडल, चार्ट और टीएलएम आदि का प्रयोग करने से यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षण होता है वो काफी सहायक होता है, खासकर पिछड़े बालकों के लिए। उसके बाद आता है लिखावट में शुद्धता की जांच। लिखावट में शुद्धता की जांच, बच्चों को किसी को प्रश्न बनाने को दे रहा है, वो प्रश्न बना रहा है और तो उसमें समस्या क्या आती है, बच्चे की लिखावट, वो अपने संकेत का प्रयोग सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लिख रहा है तो पूरी तरह शुद्ध शुद्ध लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जांच किया जाता है बच्चों का। उसके बाद है कमजोर छात्रों वर्ग में आगे बैठाना। कमजोर छात्रों को वर्ग में आगे बैठाना। वैसे तो मान के चलिए अगर हम बच्चे ज़्यादातर अगर एक दो है तो ठीक है, 3 4 अच्छी, अगर संख्या हो अगर 20 से 25 तो एक अलग वर्ग की व्यवस्था करनी चाहिए शिक्षक को, और उन्हें अलग से शिक्षण व्यवस्था की उपलब्धता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर 2 4 5 है तो आप उसको क्या कीजिए, कमजोर बालक है तो क्या कीजिए, उसके लिए अलग से उसको आगे बैठाइए ताकि उसकी समझ बन सके अच्छे से तरीके से। उदाहरण का चयन विषय वस्तु को ध्यान में रखकर करें। जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप जोड़ से संबंधित संक्रिया पढ़ा रहे हैं तो उसी से संबंधित संक्रिया को, उदाहरण को आप बच्चे के सामने प्रकट कीजिए, ना कि घटा से संबंधित या गुना से संबंधित, तो बच्चा जो है अपने मार्ग से भटक सकता है। उसके बाद अंक गणित तथा बीज गणित को पढ़ाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अंक गणित में जैसे कि सूत्र, प्रतिशत, दशमलव, समीकरण, एकीक नियम, बहुत सारे नियम होते हैं, उस सारे चीज़ों में जो है सो एक तरह से जो है सो एक तरह से सावधानी बरतनी चाहिए कि किस सवाल में कौन से नियम को हमको अपनाना है वो आप पर निर्भर करता है। उसके बाद है श्याम पट पर लिखी सामग्री व्यवस्थित और स्पष्ट होनी चाहिए। बोर्ड पर जो भी हम विषय वस्तु को लिखते हैं, जो भी हम शब्द लिखते हैं, जो भी हम अंक लिखते हैं, वह सुव्यवस्थित और एकदम सटीक होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना भी चाहिए। उसके बाद समस्या हल करते समय क्या ज्ञात करना है स्पष्ट कर दे बच्चों को। अगर शिक्षक समस्या का हल कर रहे हैं इस तरह से ज्ञात कर दे, उनको पता होना चाहिए बच्चे को कि आप बच्चे को क्या बता रहे हैं, इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि अगर समस्या हम हल कर रहे हैं तो समस्या में क्या हल करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या हमको समस्या के बारे में क्या पता लगाना है, यह आपको शिक्षक को एक तरह से बच्चे को बता देना चाहिए ताकि बच्चे का अपना जो ज्ञान होगा वो स्पष्ट होगा और समझ विकसित कर पाएंगे बच्चे। इस तरह से आज आपका चैप्टर 8 का कुछ पॉइंट आज आपको हम रिलेट कर दिया। तो वीडियो में अगर एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए ताकि अगली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।